तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि द्रव्यमान केंद्र के अंदर दो कणों की प्रत्यास्थ टक्कर। तो देखिए, द्रव्यमान केंद्र के अंदर दो कणों की प्रत्यास्थ टक्कर को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि जब ऊर्जा संरक्षण के नियम का और संवेग संरक्षण के नियम को कोई भी टक्कर फॉलो करती है, उनका पालन करती है, तो वह प्रत्यास्थ टक्कर होती है। तो देखिए, ये जो डेरिवेशन है कंप्लीट देखो कैसे होता है। इसमें देखो, द्रव्यमान प्रयोगशाला द्रव्यमान केंद्र के ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके ऊपर करते हैं। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में दो कणों की प्रत्यास्थ टक्कर। तो प्रत्यास्थ टक्कर के कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल m1, यह इधर चल रहा है कैपिटल U 1 वेग से। यहाँ पर दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2 और यह इधर चल रहा है। m2 को इसके अंदर लिख देते हैं और यहाँ से m1 को भी इसके अंदर ही लिख देते हैं और यह चल रहा है u2 वेग से। यह जो कंडीशन है ये क्या है? टक्कर से पहले की। क्या है? टक्कर से पहले। यह जो कंडीशन है यह है टक्कर से पूर्व। यह जो कंडीशन है वो है टक्कर से पूर्व। अब टक्कर के बाद क्या होता है? टक्कर के बाद देखो, मास तो m1 रहता है, लेकिन इनकी वेलोसिटी v1 और इधर से जो पार्टिकल आ रहा था उसका मास m2 था, उसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। किसके बाद? ये वाली कंडीशन है टक्कर के बाद। अब देखिए, इस चीज को समझिएगा। एक m1 द्रव्यमान का पिंड है, एक m2 द्रव्यमान का पिंड है। m1 द्रव्यमान का पिंड u1 वेग से आ रहा है और m2 द्रव्यमान का u2 वेग से आ रहा है। अब जैसे उनकी टक्कर होती है तो उनके वेग v1 और v2 हो जाते हैं। टक्कर के बाद ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज होगी। उनके मास तो सेम रहते हैं लेकिन उनके वेग बदल जाते हैं। अब क्योंकि प्रत्यास्थ टक्कर है तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के नियम का भी पालन होगा और संवेग संरक्षण के नियम का भी पालन होगा। तो देखो, इसमें लगाते हैं हम संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर से पहले का संवेग m1 u1 प्लस m2 u2, यह टक्कर से पहले का संवेग बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, समीकरण नंबर 1। यह टक्कर से पहले का संवेग, ठीक है, यह टक्कर के बाद का संवेग। अब देखो, यहाँ से u1 की टर्म को एक साइड और v1 की टर्म और v की टर्म को एक साइड और u की टर्म को एक साइड ले लेते हैं। यहाँ देखो m1, इसको इधर लेकर आए u1 माइनस m1 v1। देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ से u1 m1 v1। देखो m1, ठीक है, यहाँ पर आया u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2, यह उधर गया तो माइनस u2। m1 की टर्म्स को तो एक साथ ले लिया और m2 की टर्म्स को एक साथ ले लिया। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब देखो, अब लगाते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण के नियम से टक्कर से पहले की ऊर्जा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर
बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आगे सॉल्व करोगे तो m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर, m1 वाली टर्म u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 वाली टर्म v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। आई थिंक ये स्टेप को यहाँ लिखता हूँ मैं, इधर से इसको ऐसे लाइन ड्रॉ किया। देखो ये वाला जो पार्ट है इसको वहाँ लिखता हूँ, m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बराबर m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ये ब्लैक हो गया, इसको u2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 2 3, इक्वेशन नंबर 1 2 3। देखो ये इक्वेशंस दोनों बनाना बहुत ही आसान है। संवेग संरक्षण का नियम लगाया, टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग, m1 की टर्म्स को एक साइड ले लिया, m2 की टर्म्स को एक साइड ले लिया, ठीक है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाए, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर। टक्कर के बाद की वेलोसिटी है, टक्कर के बाद की ऊर्जा हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहाँ भी वही किया, m1 की टर्म्स को एक साइड ले लिया, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर। m1 की टर्म्स को एक साइड लिया, u1 स्क्वायर। यहाँ से देखो u1 स्क्वायर, इसको इधर लाओगे तो माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। m2 v2 स्क्वायर, अपनी जगह इसको उधर लेकर जाओगे तो माइनस का u2 स्क्वायर। अब देखो समीकरण 3 में भाग समीकरण 2, समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो 2 भाग देते हैं, m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन m1 समीकरण 2 ये रहा, u1 माइनस v1 बराबर को यहाँ लगाइए, m2 v2 माइनस u2। यहाँ से m1 से m1 कैंसिल आउट, m2 से m2 कैंसिल आउट। अब ये जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, u1 प्लस v1, u1 प्लस v1 अपॉन u1 माइनस v1। यहाँ देखो u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v प्लस u और v माइनस u। इसको यहाँ से लिख सकते हैं अपन v माइनस u, लेकिन यहाँ पर v2, ये u2, ये v2, ये u2, ये v2, ये u2। अब देखो u1 माइनस v1, u1 माइनस v1, v2 माइनस u2, v2 माइनस u2, ये कट गया यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। अब यहाँ से आप निकालोगे v1 की वैल्यू, तो v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 माइनस u1। देखो ये आ गया फॉर्मूला नंबर, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो काम अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। अब देखो ये v1 क्या है, टक्कर के बाद पहले पार्टिकल का
वेग। लेकिन ये अपन कब निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, जब टक्कर के बाद दूसरे पार्टिकल का वेग v2, पहले का वेग दूसरे का टक्कर से पहले वेग u2 और पहले का टक्कर से पहले वेग u1 दिया गया हो। लेकिन क्वेश्चन के अंदर इतनी क्वांटिटी नहीं दी गई होती है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं जिससे हम केवल u1 और u2 का उपयोग करके v1 और v2 को निकाल सके। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए अब देखो, अब क्या करते हैं, समीकरण 4 से मान, समीकरण 4 से मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर अब एक्चुअल में होता क्या है, हमें u1 और u2 की टर्म्स में v1 v2 निकालना है। तो हम देखो समीकरण 4 से मान ये आ गया यहाँ तक, इसको v1 को उठा के यहाँ रखेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 के अंदर। तो इसको 2 के अंदर रखने के लिए मैं आगे की इन टर्म्स को हटा देता हूँ। एक मिनट, इन टर्म्स को हटा देता हूँ। देखो इसके अंदर मान रखते हैं, देखो इसके अंदर मान रखा तो देखो m1 u1 माइनस, अब v1 की वैल्यू रखो यहाँ से v2 प्लस u2 माइनस u1, ठीक है, ये वाला क्लियर, इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। अब इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया। अब इस m1 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, m1 u1, ठीक है, ये माइनस m1 v2 माइनस m1 u2 और ये प्लस m1 u1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। अब अपन ने इस v1 को उठा के यहाँ पे रख दिया और m1 m2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, m1 m2 m1 u1 m1 u1। अब देखो यहाँ से v2 की टर्म्स, ये v2 की टर्म्स हमें वैल्यू v2 की निकालनी है, तो v2 को इधर ही रहने दो, बाकी टर्म्स को उधर भेज दो। यहाँ देखो अब माइनस का m1 v2 माइनस का m1 v2, ये v2 ये रहा। अब इस v2 को इधर लेके आओगे, ये भी फिर माइनस का m2 v2 इज इक्वल टू m1 v2 ये रहा, m2 v2 ये रहा। इसको इधर लेके आओगे, अब बराबर में इधर क्या बचा, देखो इसको उधर लेके जाओगे, माइनस का m2 u2 ये अपनी जगह बचा। इसके बाद इसको उधर लेकर गए, माइनस का m1 u1 माइनस का m1 u1 माइनस का m1 u1 माइनस का m1 u1, ये ऑलरेडी उधर जा चुका है। अब देखो यहाँ से कॉमन लिया m1 m2, m1 प्लस m2 v2 और माइनस बाहर, ये दोनों मिलके हो गया 2 m1 u1, किसका, माइनस का, ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स मिलके 2 m1 u1 माइनस का। अब u2 m1 u2 यहाँ पर माइनस का m2 u2 और ये उधर जाएगा माइनस का m2 u2 और ये m1 प्लस m1 u2। अब देखो माइनस का m1 m2 यहाँ से v2 इज इक्वल टू माइनस के 2 m1 u1। अब देखो यहाँ पर मेन कंडीशन क्या है, इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ रखा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, v2 वाली टर्म्स को इधर ले लिया और बाकी की जो v1 की टर्म्स है
उधर V2 की टर्म्स और U1 की टर्म्स, V1 की टर्म्स तो ऑलरेडी अपन ने यहाँ रख दी, V2 की टर्म्स और U1 और U2 की टर्म्स है उनको उधर ले लिया। माइनस का M1 U1 अब यहाँ से होता है M2, ठीक है, माइनस M2 माइनस M1 U2, माइनस का M2 माइनस M1 U2। अब इस टर्म्स को यूज करके यहाँ से V1 की वैल्यू अपन ने यहाँ पुट कर दी, इसके अंदर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पर V2 की टर्म्स को एक साथ सेपरेट किया, V2 की टर्म्स को एक साथ सेपरेट किया क्योंकि वैल्यू V2 की निकालनी है, और यहाँ से इधर को इसको सेपरेट किया। अब देखो यहाँ से अब इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो जाएगा M1 M2 V2 इज इक्वल टू 2M1 U1 प्लस M2 माइनस M1 U2, M2 माइनस M1 U2। इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ नीचे से। अब देखिए अपन को वैल्यू निकालनी है V2 की, तो यहाँ से V2 बराबर हो गया 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 माइनस M1 प्लस M2 U2। अब जिस चीज़ की हम आस लगाकर बैठे थे वही आ गई। देखो एक्चुअल में ये V2 क्या है, V2 यहाँ पर है टक्कर के बाद M2 की वेलोसिटी, टक्कर के बाद किसकी वेलोसिटी, M2 की वेलोसिटी, टक्कर के बाद M2 की वेलोसिटी। पहले तो V2 या V1 निकालने के लिए हमको 3 क्वांटिटी चाहिए थी, लेकिन अब सिर्फ अपन को U1 चाहिए और U2 चाहिए, जो तो ऑलरेडी दिया गया होता है, और टक्कर के बाद की कोई भी क्वांटिटी नहीं चाहिए, और मास पार्टिकल का दिया गया होता है ही। इसी प्रकार यदि V1 भी निकालना चाहोगे, ये V2 और V1 भी निकालना चाहोगे, तो 2M2 अपॉन M1 प्लस M2, 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 U2, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1। तो ये वाली कंडीशन हो गई V1 की, ये V1 आ गया, V2 आ गया। इसी प्रकार वहाँ से जैसे V1 निकाला था, इसी प्रकार वहाँ से V2 डिफाइन करके समीकरण 2 के अंदर रख देते तो हमारे पास V1 आ जाता है। तो हमने देखो क्या किया, अब इसको वर्बली बताता हूँ मैं आपको, ओरली इनको कैसे सॉल्व करते हैं ओरली। प्रत्यास्थ टक्कर की बात की थी हमने, तो प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम फॉलो होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम फॉलो होता है, बिल्कुल होता है। तो संवेग संरक्षण का नियम लगाया, M1 U1 प्लस M2 U2 टक्कर से पहले का संवेग बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 टक्कर के बाद का संवेग, ये अपन ने लगा दिया। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाया, हाफ mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा, हाफ mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा लगाई। लेकिन हाफ mv स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ हाफ हाफ है, कॉमन कैंसिल आउट कर दोगे। अब इसके अंदर समीकरण 3 से समीकरण 4 में, मतलब ये जो समीकरण 2 है और वो जो समीकरण आया था ऊर्जा का, इन दोनों का आपस में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास V1 की टर्म आएगी, उस V1 की टर्म को वापस संवेग की टर्म्स में, उसमें भी रख सकते हो आप, ऊर्जा संरक्षण में भी रख सकते हो, लेकिन उसके अंदर स्क्वायर की वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इस वजह से हमने इसमें रखा, इसके अंदर मोमेंटम की टर्म्स में, संवेग के पदों में रखा इसको। संवेग के पदों में रखने से हमारे पास कैलकुलेशन करने पर V2 निकल कर आया। हालांकि V2 वहाँ पर भी निकल कर आ गया था, लेकिन V2 के अंदर वहाँ पर अपन को क्या चाहिए था, V1 भी चाहिए था। यदि V2 कैलकुलेट करना है तो V1 भी होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है।
इतना डाटा दिया नहीं होता क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन के अंदर या तो U1 U2 और M1 M2 तो दिए गए होते हैं। टक्कर के बाद का कोई डाटा नहीं है, तो टक्कर के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। यदि टक्कर इलास्टिक है तो ये कंडीशन है, यदि कॉलिजन प्रत्यास्थ है, यदि टक्कर प्रत्यास्थ है तो यहाँ पर ये V2 M2 पार्टिकल की वेलोसिटी, V1 इसी प्रकार M1 पार्टिकल की वेलोसिटी। जहाँ पर M1 है वहाँ पर M2, 1 है वहाँ पे 2 हो गया, जहाँ पे 2 वहाँ पे 1 हो गया, उससे आ गया क्या V1, क्योंकि वहाँ से V1 के लिए ठीक इसी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो अब बात करते हैं यहाँ से, अब बात करते हैं यहाँ से, देखो टक्कर से पहले ऊर्जा, टक्कर से पहले ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। टक्कर से पहले की ऊर्जा और टक्कर के बाद की ऊर्जा के बराबर होती है। तो टक्कर से पहले की ऊर्जा हाफ M1 U1 स्क्वायर हाफ M2 U2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। ये प्रत्यास्थ टक्कर है तो इस नियम को फॉलो करेगी, बिल्कुल करेगी। यदि ये प्रत्यास्थ टक्कर है तो इस नियम को फॉलो करेगी। अब इस कंडीशन में देखो हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर अपॉन हाफ M1 V1 स्क्वायर अपॉन हाफ M2 V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यह है कि टक्कर से पहले की ऊर्जा K व टक्कर के बाद की ऊर्जा K प्राइम यानी K डैश। इसका मतलब यह है कि यदि टक्कर प्रत्यास्थ होगी तो इसका मतलब यह है कि यदि टक्कर प्रत्यास्थ होती है तो M1 और M2 की टक्कर से पहले की कुल ऊर्जा और टक्कर के बाद की कुल ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, 1 होता है। कुल ऊर्जा का अनुपात 1 होता है। अब इसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस है, जैसे M1 इज इक्वल टू M2, जैसे M1 इज इक्वल टू M2, तो इस कंडीशन में अपन निकाल सकते हैं जैसे U2 बराबर 0। अब इसके केसेस की भी बात कर लेते हैं, जैसे इसके केसेस की भी बात कर लेते हैं। कुछ स्पेशल केस हैं इसके, जैसे इसके V2 फॉर्मूले को एज इट इज रहने देते हैं और इसके केसेस की बात करते हैं। देखो अब देखो केस, एक केस है ये, यदि M1 बराबर M2 हो तो, यदि M1 बराबर M2 हो तो इस कंडीशन में V2 देखो 2M1 M1 बराबर M2 है तो इसकी जगह भी M1 पुट कर दो, इसकी जगह भी M1 पुट कर दिया। ये है U1 प्लस M1 माइनस ये भी M1 अपॉन M1 प्लस नीचे का भी M1, ये हुआ U2। तो V2 इज इक्वल टू 2M1 अपॉन 2M1 U1। तो V2 इज इक्वल टू U1, ये वाली कंडीशन तो 0, ये वाली टर्म 0। इसका मतलब ये है कि यदि दोनों पार्टिकल्स का वेग समान है, दोनों पार्टिकल का वेग, वेट नॉट वेग, दोनों पार्टिकल का वेट समान है, दोनों का भार यानी मास m इक्वल है, दोनों का मास m है। ये है मास m1 वाला u1 वेलोसिटी से, ये है मास m2 वाला u2 वेलोसिटी से। लेकिन जैसे ही टक्कर होती है तो इसका मास m1 वेलोसिटी v1, इसका मास m2 वेलोसिटी v2। तो इस कंडीशन में पता है क्या होता है, इस कंडीशन में जो v2 होता है टक्कर के बाद दूसरे पार्टिकल का वेग v2, टक्कर से पहले जो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी u1 होती है उसके इक्विवेलेंट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि ये टक्कर से जब दोनों का मास
इक्वल होता है तो यह अपनी कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी, कंप्लीट वेलोसिटी इसको ट्रांसफर कर देता है, कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देता है। इसका मतलब जब दोनों का सेम होता है मास तो प्रत्यास्थ टक्कर होती है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। अब देखो दूसरे केस की बात करते हैं। यदि U2 बराबर 0, एक केस यह भी है, यदि U2 बराबर 0 हो, U2 बराबर 0 हो, इसका मतलब यह मान लेते हैं कि यह किस में है, रेस्ट में है। दूसरा पार्टिकल रेस्ट में है और पहला पार्टिकल ने आके उसके ऊपर टक्कर मार दी। दूसरा तो रेस्ट में है और पहले ने आके उसके ऊपर टक्कर मार दी। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में V2 इसको कितनी वेलोसिटी मिलेगी, V1 भी निकाल सकते हैं। इस कंडीशन में V2 यहाँ पर ये 0 पुट कर दो। इस कंडीशन में जो V2 आएगा 2m1 प्लस m2 U1। इस कंडीशन में V2 इसके बराबर आएगा क्योंकि वे वाली टर्म 0। तो इस तरीके से इसके 2-3 केसेस होते हैं, जैसे m1 ग्रेटर देन m2, m2 ग्रेटर देन m1। तो उन ग्रेटर देन के केसेस में क्या होता है कि जो पार्टिकल टक्कर मारता है वह अपनी कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी, जब दोनों का मास सेम होता है तब तो कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, लेकिन जब मास सेम नहीं होता है तो कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करता, उसका कुछ भाग ही ट्रांसफर करता है, उसका कुछ पार्ट ही ट्रांसफर करता है। तो इस तरीके से एक लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में हम दो पार्टिकल्स की इलास्टिक कोलिजन को समझते हैं। तो ये था एक इलास्टिक कोलिजन का कंसेप्ट। अब इसी चीज़ को हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर समझेंगे कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। तो वही कंसेप्ट ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण का वही कंसेप्ट को यूज करके इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हुए वहीं पर V2 और V1 को हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर निकालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।